प्यारे बच्चों, आज हमारा पाठ रहेगा पाठ 3 बंधुत्व, जाति और वर्ग। आज हम इसके प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो प्रश्न उत्तर के लिए आपने चैप्टर तो पढ़ ही लिया है, आप सबको अच्छे से समझ भी आ गए है। तो आज हमें क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, जो कि अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, आप अपने मन में उसका आंसर भी बोलिए और मैं भी आपको कैसे सही प्रश्न का उत्तर देना है ताकि आपके सीबीएसई में नंबर ना कटें, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप वैल्यू पॉइंट्स पे ध्यान दीजिए, वही लिखिए जितना चाहिए। फालतू नहीं लिखेंगे, कहानियां नहीं लिखेंगे। वो दिन चले गए जब हिस्ट्री में कहानियां भरा करते थे। अब तो आप पॉइंट्स लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज के क्वेश्चन आंसर। पहला प्रश्न, वर्ण क्रम के अनुसार क्षत्रियों द्वारा दिए जाने वाले किन्हीं दो व्यवसायों को पहचानें। अब यहाँ पे हम उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं, वर्ण व्यवस्था के अनुसार क्षत्रियों द्वारा किए जाने वाले दो व्यवसाय निम्न अनुसार थे। पहला, क्षत्रिय युद्ध में संलग्न थे और लोगों की रक्षा करते थे, यानी वे सैनिक थे। और दूसरा पॉइंट, शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय ही राजा हो सकते थे। अब हम देख रहे हैं अपना प्रश्न दूसरा, ब्राह्मणों द्वारा क्रम को लागू करने के लिए विकसित किन्हीं भी दो रणनीतियों की पहचान करें। प्यारे बच्चों, अगर ये आपको क्वेश्चन 2 मार्क्स में मिलता है तो आपको 2 पॉइंट्स लिखने हैं और आप हमेशा ये कोशिश करेंगे कि पॉइंट्स में ही लिखे, पैराग्राफ फॉर्म को यूज ना करें। सो उत्तर रहेगा, वर्ण व्यवस्था के मापदंडों को लागू करने के लिए ब्राह्मणों ने दो रणनीतियों का विकास किया, जो इस प्रकार है। सब पॉइंट, पॉइंट नंबर 1, वर्ण क्रम दिव्य उत्पत्ति का था। और दूसरा पॉइंट, उन्होंने राजाओं को ये सुनिश्चित करने के लिए सलाह दी कि उनके राज्यों के भीतर इन मापदंडों का पालन किया जाए। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न 3 पे। प्रश्न 3 ये कहता है, ये बताएं कि क्या लिंग भेद प्रारंभिक समाजों में भी महत्वपूर्ण था। लिंग भेद आप समझते हैं, मेल फीमेल डिस्क्रिमिनेशन। तो क्या ये प्रारंभिक समाजों में भी महत्वपूर्ण था। अब उन्होंने पूछा क्या महत्वपूर्ण था, तो हम लिखेंगे हाँ, प्रारंभिक समाजों में भी ये देखा गया कि लिंग भेद महत्वपूर्ण थे। समाज आमतौर पर पितृ सकारात्मक थे, लेकिन मात्र सकारात्मक परिवार ही मौजूद थे। बेटों को परिवार को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता था और उन्हें पैतृक संपत्ति में भी हिस्सेदारी मिलती थी। लेकिन महिलाएं इन संसाधनों में हिस्सेदारी का दावा भी नहीं कर सकती थीं। महिलाओं को विवाह समारोह में मिलने वाले उपहारों को बनाए रखने की अनुमति दी जाती थी। महिलाओं को ये भी चेतावनी दी गई कि वे पति की अनुमति के बगैर पारिवारिक संपत्ति को जमा ना करें। दूसरे शब्दों में, अनैतिक और पक्षपाती नियमों के कारण पुरुषों और महिलाओं के बीच लिंग अंतर धीरे धीरे बढ़ने लगा। प्रश्न 4 आपकी स्क्रीन पे है। 1000 ईसा पूर्व के आसपास ब्राह्मणवादी प्रथा के तहत गोत्र के संदर्भ में लोगों के वर्गीकरण के बारे में नियमों का उल्लेख करें। तो अब ये नियम मांग रहा है आपसे कि वर्ग
गोत्र के अनुसार कैसे वर्गीकरण होता था। तो गोत्र के बारे में नियम इस प्रकार है। महिलाओं से अपेक्षा की जाती थी कि वे अपने पिता के गोत्र को त्याग दें और विवाह के बाद अपने पति के गोत्र को अपनाएं। एक ही गोत्र के सदस्य विवाह भी नहीं कर सकते थे, तो वो मना था, एक गोत्र में विवाह नहीं किया जा सकता था। 5वां प्रश्न, ब्राह्मणों ने एक तीव्र सामाजिक विभाजन कैसे विकसित किया? तो उदाहरण दीजिए। जब सीबीएसई आपसे 2 उदाहरण मांग रहा है तो आपको 2 उदाहरण देने अनिवार्य हैं। उत्तर, ब्राह्मणों ने समाज में 4 वर्गों के आदर्श व्यवसायों का सुझाव देकर एक तीव्र सामाजिक विभाजन विकसित किया। वर्ण व्यवस्था के मापदंडों को लागू करने के लिए ब्राह्मणों ने 2 रणनीतियों का विकास किया, जो इस प्रकार है। पहला, वर्ण क्रम दिव्य उत्पत्ति का था और दूसरा, उन्होंने राजाओं को ये सुनिश्चित करने के लिए सलाह दी कि उनके राज्यों के भीतर इन मापदंडों का पालन किया जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 6, महाभारत के सबसे चुनौतीपूर्ण प्रकरणों में से एक का उल्लेख करें। महाभारत आप सबको पता है हमारा बहुत ही हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो महाभारत में सबसे चुनौतीपूर्ण एपिसोड में से एक द्रौपदी का 5 पांडवों के साथ विवाह है। यह बहुपतित्व मतलब कि एक महिला के कई पति होने की प्रथा का उदाहरण देता है और जो महाकाव्य का एक केंद्रीय विषय है। विभिन्न लेखकों ने इस विभिन्न तरीकों को समझने का प्रयास किया है। प्रश्न 7 पे हम आते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार ब्राह्मणों के 2 आदर्श व्यवसाय बताएं। उत्तर हमारा ये रह सकता है, धर्म ग्रंथों के अनुसार ब्राह्मणों के 2 आदर्श व्यवसाय इस प्रकार थे। पहला, वेदों का अध्ययन और उद्यापन करना। तो ब्राह्मणों का बेसिक काम क्या था? वेदों का अध्ययन करें, अध्यापन करें तथा बलिदान करने और उपहार प्राप्त करने के लिए भी वो हमेशा अग्रसर रहते थे। प्रश्न 8वां आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न कहता है, महाभारत की भाषा और सामग्री की व्याख्या कीजिए। महाभारत की भाषा और सामग्री निम्न चर्चा की गई है। पहला, भाषा महाभारत संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, हालांकि अन्य भाषाओं में भी इसके संस्करण हैं। मेन कहने का मकसद है कि जो महाभारत है वो संस्कृत भाषा में लिखी गई, 2 दूसरी लैंग्वेजेस में भी इसके अनुवाद मिलते हैं। हालांकि महाभारत में प्रयुक्त संस्कृत वेदों की तुलना में कहीं अधिक सरल है। सामग्री, इतिहासकार आमतौर पर महाभारत की सामग्री को 2 व्यापक शिक्षों के अंतर्गत वर्गीकृत करते हैं। अब अगर हम इसका देखें, व्याख्यात्मक और उपदेशात्मक। व्याख्यात्मक, इस खंड में कहानियां हैं जो उस समय की सामाजिक व्यवस्था की जानकारी देती थी, लेकिन ये विभाजन किसी भी तरह से निर्विवाद नहीं है, क्योंकि उपदेशात्मक खंडों में भी कहानियां शामिल हैं और कथा में अक्सर एक सामाजिक संदेश होता है। तो महाभारत से हमें बहुत सारे संदेश भी मिलते हैं। हालांकि आमतौर पर इतिहासकार इस बात से सहमत हैं कि महाभारत एक नाटकीय कहानी थी, पर
ये भी उपदेशात्मक अंश संभावत वाद में जोड़े गए हैं। दिलचस्प, एक हर चीज में एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है, तो दिलचस्प बात ये भी है कि इस पाठ को आरंभिक संस्कृत परंपरा के भीतर इतिहास के रूप में वर्णित किया गया है। शब्द का शाब्दिक अर्थ है इस प्रकार यह था। यही कारण है कि इसे आमतौर पर इतिहास के रूप में लिखा जाता है। इतिहासकारों को संदेह है कि युद्ध वास्तव में हुआ था या नहीं, इसका वर्णन महाकाल में किया गया है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वास्तविक संदर्भ में स्मृति को कथा में संकलित किया गया है, जबकि अन्य बताते हैं कि लड़ाई का कोई प्रमाण भी नहीं है। तो ये हमने देखा अपना प्रश्न। अब प्रश्न 10 पे हम आ रहे हैं बच्चों। आपको, मुझे लग रहा है कि आपने क्योंकि चैप्टर पढ़ा था तो आपको ये आंसर्स भी आ रहे होंगे। आप महाभारत के संकलन तथा लेखकों के बारे में क्या जानते हैं? तो हमें क्या पता है, महाभारत की रचना 500 ईसा पूर्व और 400 ईस्वी के बीच लगभग 1000 वर्षों की अवधि में हुई थी। महाभारत की मूल कहानी सारथी के द्वारा रची गई, जिसे लोकप्रिय रूप से सूत कहा जाता था। विभिन्न चरण थे इसके। 500 ईस्वी पूर्व से ब्राह्मणों ने इस कहानी को एकजुट करना शुरू किया। इस अवधि के दौरान कौरवों और पंचालों के प्रमुख राज्य बढ़ते जा रहे थे। 200 ईस्वी पूर्व और 200 के बीच में विष्णु की पूजा महत्वपूर्ण हो रही थी। कृष्ण महाभारत के महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक थे और 200 ईस्वी पूर्व और 400 के बीच में विष्णु के साथ पहचाने जाने लगे थे। 200 और 400 ईस्वी के बीच मनुस्मृति से मिलते जुलते कई चारात्मक खंड जोड़े गए हैं। इस महाकाल में लगभग 1,00,000 श्लोक हैं और इस विशाल रचना का श्रेय किसने किया था? व्यास जी ने इसकी रचना की थी। प्रश्न 11 कह रहा है हमारा, ब्राह्मणवादी प्रथा के अनुसार गोत्र की 2 विशेषताओं का उल्लेख करें। गोत्र की विरासत के बारे में सातवाहन शिलालेख से हमें क्या प्रमाण मिलते हैं, इसके बारे में भी बताएं। तो उत्तर हमारा यही रहेगा, 1000 ईस्वी पूर्व से एक ब्राह्मणवादी प्रथा को लोगों को गोत्र के संदर्भ में वर्गीकृत करना था। गोत्र की 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। पहली, प्रत्येक गोत्र का नाम एक वैदिक ऋषि के नाम पर रखा गया था। जो सभी एक ही गोत्र के थे, उनके वंशज माने जाते थे। दूसरा, महिलाओं की अपेक्षा की गई थी कि वे अपने पिता के गोत्र को त्याग दें और विवाह के बाद अपने पति के गोत्र को अपनाएं। फिर से उसी गोत्र के सदस्य से भी वो विवाह नहीं कर सकती थी। गोत्र की विरासत के बारे में सातवाहन शिलालेखों से जो हमें प्रमाण मिलते हैं वे इस प्रकार हैं। शिलालेख विवाह सहित पारिवारिक संबंध की जानकारी प्रदान करते थे। सातवाहन शासकों से शादी करने वाली कई महिलाओं ने अपने पिता के गोत्र को बरकरार रखा था, जो कि बहुत अजीब है उस समय के लिए।
उनके गोत्र वशिष्ठ, गौतमी पुत्र जैसे गोत्र थे, जो उनके पति के गोत्र के बजाय उनके पिता के गोत्र थे। सातवाहन महिलाओं में से कुछ एक ऐसे गोत्र भी थे जो वही बहु विवाह के आदर्श के खिलाफ थे, जो इकाई के बाहर विवाह का उल्लेख देते हैं। तो अभी हमने चैप्टर नंबर 3 के प्रश्न उत्तर करे। जो प्रश्न हमने करे हैं अभी कक्षा में, ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस भी थे और इसमें कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी थे। इसके अलावा डिफरेंट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस भी आ सकता है स्टूडेंट्स, जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाए। एमसीक्यू क्वेश्चन में आपको 4 ऑल्टरनेटिव्स दिए होंगे, 4 ऑप्शन दिए होंगे और उन ऑप्शंस में से आपको एक सही उत्तर का चुनाव करना है। दूसरे प्रकार का प्रश्न जो सीबीएसई में आता है या किसी दूसरे बोर्ड में भी आता है, उसमें आपको एक शब्द लिखना है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा और आपको उसका एक वर्ड में उत्तर देना है। तो विभिन्न प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं आजकल एग्जामिनेशन में, मैच दी फॉलोइंग भी होता है। तो आप सारे चैप्टर को बहुत विस्तार पूर्वक पढ़ें, हर लाइन पे फोकस करें और अगर आपने ऐसा किया तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, यही हम आपसे उम्मीद करते हैं और आपको बहुत सारे विशेस भी देते हैं। तो आज के लेसन में आप हमारे साथ रहे, तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद के साथ ऑल दी बेस्ट।